गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर विलियन चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक हमारा है अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म है। अब अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है, देखो नाम से क्लियर है। अणु संख्या गुणधर्म अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। किसी भी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उस विलय के अंदर उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तो उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो विलयन होता है हमें पता है कि विलयन जो है वो विलय प्लस विलायक इन दोनों से मिलकर बनता है। क्या? विलयन। विलयन। अब इस विलयन के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण जो इस विलयन के, वो इस विलय के कणों पर निर्भर करते हैं, इन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर। तो इस विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं इस विलयन के भौतिक गुण। तो ऐसे गुणों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब ये अणु संख्या गुणधर्म निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है वाष्प दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड है क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड है हिमांक का अवनमन। और फोर्थ है परासरण दाब। ठीक है, ये ही मेन टॉपिक है अब इस चैप्टर में। बाकी आगे का पोर्शन हटा दिया है, असामान्य दाब और वन टॉप गुणांक, वन टॉप फैक्टर। तो यही बचा चार टॉपिक्स। ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक का अवनमन, कमी और परासरण दाब। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इसकी, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की। ठीक है, बड़ा टॉपिक है तो आप ध्यान दें। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो सबसे पहले हमें द्रव का वाष्प दाब समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब क्या होता है। तो किसी भी भाप, नमी, किसी की वाष्प जो होती है, आप ये कह सकते हो, निश्चित ताप पर द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो, और ऐसी स्थिति में जो द्रव की सतह पर वाष्प का डाला गया जो दाब है, वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मैं एक डायग्राम से इस चीज को समझाता हूं कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब की बता रहा हूं मैं आपको। वाष्प दाब क्या है, मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड मतलब ये इसके अंदर द्रव है, ये पूरा यहां तक इसमें द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये है द्रव। अब ये द्रव वाष्प में बदलेगा तो ये वाष्प आ गई यहाँ पे, ये वाष्प आ गई यहाँ पे, इसकी वाष्प है। अब ये वाष्प के जो कण हैं इन दीवारों से टकराएंगे, ऊपर आके उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, तो वो वापस, देखो द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वाष्प में। वाष्प वापस फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, द्रव में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि द्रव जो है कन्वर्ट हो रहा है वाष्प में, और वाष्प कन्वर्ट हो जाएगी वापस द्रव में। तो जब ये दोनों यहां से ये बदलने की प्रक्रिया और वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या हो, साम्य अवस्था में हो, साम्य में हो, तब साम्य अवस्था के अंदर इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पे जो दाब लग रहा है, ये जो दाब लग रहा है इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पे, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब और राउल्ट का नियम में क्या संबंध है। राउल्ट का नियम और वाष्प दाब में क्या संबंध है, पूरा संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम हम लेंगे अवाष्पशील विलय के लिए। अवाष्पशील विलय।
के लिए राउल्ट का नियम। अब अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय का मतलब है कि ऐसा विलय विलय जो वाष्प में नहीं बदलता हो। क्या? वाष्प में नहीं बदलता हो तो उसे क्या बोलेंगे? अवाष्पशील विलय बोलेंगे। अब आप ध्यान दे, देखो यहां पे कोई वाष्पशील विलायक है, ये मैंने विलायक लिया, ये विलायक है, विलायक ये वाष्प में बदलता है, ठीक है, ये वाष्प में बदलता है तो इसका वाष्प दाब लगेगा, इसकी सतह पे वाष्प दाब लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो क्या लग रहा है, सपोज किया वो वाष्प दाब जो लग रहा है वो लग रहा है x, ठीक है। अब इसके अंदर हमने विलय मिलाया, विलय, और ये विलय क्या है? अवाष्पशील है। जब ये विलय इसमें आएगा ये वाष्प में बदलेगा नहीं तो ये क्या करेगा? ये जो विलायक के कण हैं इनको भी वाष्प में बदलने से रोकता है, ठीक है ना। रोकता है तो फिर वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगी? कमी। और इस कमी को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अर्थात शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। आगे बात समझ में, और ये कमी ही वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहलाती है। अब राउल्ट का नियम से इसका संबंध करते हैं तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार जो है अगर बात करें तो वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। क्या नियम है? कि विलयन वाष्पशील विलायक है, विलायक क्या है? वाष्पशील है। जैसे कि ये विलायक है और ये वाष्पशील है, वाष्प में बदलता है। इसके अंदर विलय मिला दिया और ये विलय क्या है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील, ठीक है। मिलाने के बाद में जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलायक का मोल भिन्न ये हो जाएगा XB। आगे बात समझ में आएगा नहीं? तो ये राउल्ट का नियम है, विलयन का वाष्प दाब समानुपाती होगा विलायक के मोल भिन्न के। अब इसी प्रकार से अगर हम वाष्पशील घटक जो B है उसका आंशिक दाब ले ले P तो क्या हो जाएगा? आंशिक दाब यानी कि PB समानुपाती XB के, ठीक है। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो PB बराबर KXB हो जाएगा। और यहां से हम बात कर सकते हैं कि अशुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक और अशुद्ध विलायक दो चीज होती है। तो अगर हम बात करें कुल वाष्प दाब की इसमें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि PB बराबर PB नॉट XB। ये आपका समीकरण नंबर आ गया। कोई भी x समीकरण नंबर 1 दे लो, 2 दे लो, ठीक है। अब देखिए दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर बनने विलयन में किसी एक घटक के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहां पे तो वाष्पशील है दोनों। अब मान लीजिए कि घटक B और A, तो घटक जो B है वो A की तुलना में अधिक वाष्पशील है। ये घटक A है और ये B है, तो ये ज्यादा वाष्पशील है, ये ज्यादा वाष्पशील है घटक। तो कुल दाब डाल्टन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कुल दाब क्या होगा। डाल्टन का नियम पढ़ा था पढ़ने पिछली क्लास में। कुल दाब P बराबर A घटक का दाब प्लस B घटक का दाब, यही होगा। अब चूंकि PB क्या है? ये है,
तो पी ए क्या होगा, पी ए ये होगा, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ये क्या होगा पी ए। दोनों की वैल्यूज यहां पे रखो आप, तो कुल दाब, कुल पी क्या है, कुल दाब बराबर पी ए की वैल्यू ये रही, पी नॉट ए एक्स ए मोल बिन प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पिछली बार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो यहां पे अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और इसी में अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं समीकरण नंबर 3 में, तो P बराबर P नॉट ए 1 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स बी प्लस P नॉट बी क्या आ जाएगा यहां पे 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका क्या आएगा P बराबर P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। भाई इसको इससे गुणा कर देंगे ना, P नॉट ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा P नॉट ए आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर P नॉट ए को एक्स बी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा P नॉट एक्स बी। ठीक है, प्लस P नॉट बी एक्स बी। आगे बात समझे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इसको हम यूं लिख सकते हैं P बराबर P नॉट प्लस एक्स बी, P बी नॉट माइनस P ए नॉट। ठीक है, यहां पे अपन ने क्या कर लिया P नॉट ए और एक्स बी कॉमन ले लिया, तो अब ये इसी प्रकार से अपन किसी ए के लिए कर लेंगे तो वो हो जाएगा P बराबर P नॉट ए प्लस एक्स ए, P नॉट ए और P बी नॉट हो जाएगा। तो ये दो समीकरण बन गए राउल्ट के नियम के अनुसार। अब अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें, अगर इनमें हम ग्राफ खींचें तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेगा। यहां मैं इसको रेज कर देता हूं। ग्राफ जो इसमें बनेगा ये, ठीक है, यहां पे इस अक्ष पे मैं एक्स बोले तो मोल भिन्न, यहां पे मोल भिन्न है इस अक्ष पर, और यहां पे है वाष्प दाब, ठीक है, इस तरफ इस अक्ष पे। तो एक्स ए मान लिया मैंने 1 और एक्स बी मान लिया मैंने 0, देन जो वाष्प दाब होगा वो ये होगा। ठीक है, जो वाष्प दाब होगा वो होगा ये वाष्प दाब होगा, ये लाइन आएगी एक सीधी। ठीक है, अब इसमें कुल जो वाष्प दाब है वो किसका है, बी का आएगा। पी बी बराबर यह आ जाएगा आपका यहां पे एक्स बी और पी नॉट बी। आई बात समझे, यह आ जाएगा आपका एक्स बी एंड पी बी नॉट। ठीक है, तो यहां पॉइंट हो गया पी बी नॉट, एंड इसको हम मान ले एक्स ए बराबर 0 और यहां एक्स बी मान ले 1 उल्टा। देन कब होगा, तब क्या होगा, मोल भिन्न जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसलिए लाइन ये आएगी इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा। मतलब कि एक्स ए बराबर 0
एक्स ए बराबर है 1 और एक्स बी बराबर 0 मानेंगे तो मोल बिन बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो लाइन ये आ गई। और एक्स ए बराबर 0 माने और एक्स बी बराबर 1 मानेंगे तब मोल बिन बढ़ेगा तो वाष्प दाब में कमी होगी, तो ये आ गया। देन ये किसका है, ये टोटल दाब है ए घटक का, क्या होगा बराबर एक्स ए और पी ए नॉट। अब कुल वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन हुआ, जो अवनमन हुआ मतलब वाष्प दाब में जो कमी हुई वो ये हुई, ये जो ढलान है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये पी नॉट ए पॉइंट है, ये पी नॉट बी पॉइंट है, और कुल जो वाष्प दाब आया वो ये आ गया कमी का, ये आ गया आपका पी नॉट ए ओ पी ए प्लस पी बी। कुल वाष्प दाब होगा ये लाइन कुल वाष्प दाब को शो करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये ग्राफ था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए जो भी विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ये चीज मैंने बताई आपको। जैसे घटक ए है तो इसका वाष्प दाब इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा एक्स ए, घटक बी है तो इसका वाष्प दाब पी बी समानुपाती होगा एक्स बी के, दोनों में समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए में समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के एक्स ए, और पी बी में नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा के एक्स बी, ठीक है। आगे बात समझे। और इसमें अगर शुद्ध विलायक, जो विलायक है शुद्ध अवस्था में है तो शुद्ध अवस्था में उसका जो वाष्प दाब है वो होता है पी नॉट ए बराबर एक के, ठीक है, ये होता है पी नॉट बराबर के। तो हम इस के की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और ये जाएगा पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समीकरण यूज किया था वो ऐसे आया है, क्लियर, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं अपन वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का जो नियम लग रहा है उसके बारे में आगे डिटेल से बात करते हैं। इसमें वाष्प दाब और अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का जो नियम है उसमें हमारा अवनमन जो हुआ है वो देखिए क्या हुआ है कि हमने पता है कुल दाब जो है वो है पी ए समानुपाती एक्स ए, ठीक है। एक्स ए क्या है, यहां पे आप चाहे इसको हम विलायक का मोल भिन्न मान लेते हैं, तो ये है हमारा पी ए समानुपाती एक्स ए, ठीक है। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो पी ए बराबर के एक्स ए आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध विलायक के लिए एक्स ए बराबर 1 होता है, और जो पी ए है वो शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है पी नॉट ए होता है। तो जब आप ये मान यहां पे रखोगे तो देखिए, रखिए आप पी नॉट ए की जगह ये रख दीजिए, पी ए की जगह पी नॉट लिखिए, पी नॉट ए बराबर के, और एक्स ए का मान क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए बराबर के, इसलिए के बराबर पी नॉट के ए के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले आया था जो ये ऐसे आया है, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर कोई भी एक नाम दे दिया 1। अब देखिए 1 इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो गया 2। अब समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 3 से देखिए, समीकरण नंबर 2 3 समीकरण नंबर ये हो गया 1, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इनसे देखिए आपका निकलेगा, जब ये वैल्यू यहां रखेंगे अपन, ये वैल्यू यहां रखो आप के की, तो क्या हो जाएगा
पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए होगा, ठीक है ना। अब अगर ये समीकरण आ गया हमारा एक विलय की मोल भिन्न, अगर हम मान लें, ये तो विलायक की मोल भिन्न थी एक्स, ये विलायक की माना विलायक। अब विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न एक्स बी मान लिया, तो हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो यहां से मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स बी होगा कि नहीं होगा। अब ये एक्स ए का मान, ये एक्स ए का मान है जो यहां रख दूं इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी, तो 1 माइनस एक्स, यहां पे आ जाएगा आपका एक्स ए, ठीक है, क्लियर। तो ये तो पी बी का मान आ गया और ये आ गया पी ए का मान। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ मैंने इसका बनवा ही दिया आपको, ग्राफ इसका आपने बना ही लिया। आगे देखिए, अब इन दोनों मानों से हमारे पास देखिए एक मान ये आया था, विलय के जो मोल भिन्न है, आप जानते हो विलय के मोल भिन्न क्या होते हैं। देखिए हमने सूत्र यूज किया था एक, इसको यहां क्लोज करें आप, एक फॉर्मूला आया था हमारा भी थोड़ी देर पहले, पी नॉट ए बराबर पी नॉट ए एक्स बी, ये फॉर्मूला आया था। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी, ये लिख सकते हैं। ये इधर अपॉन में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये ही क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। देखो यहां पे अगर बात करें, ये पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो है वाष्प दाब में अवनमन, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन ये है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो जो विलय के मोल भिन्न है, विलय के मोल भिन्न, विलय को हमने एक्स भी माना है, देखो विलय के मोल भिन्न एक्स भी है, तो अपन जानते हैं क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन, मतलब कि विलय के मोल और विलयन के मोल। आगे बात समझे, तो इस जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर पी नॉट ए इजिकल टू एन अपॉन एन प्लस एन, यानी विलय के मोल बटे विलयन के मोल, ये आ जाएगा। और एन अपॉन एन इजिकल टू क्या होता है, एन इजिकल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि विलय की मात्रा ग्राम में और विलय का भार। और बड़े एन क्या हो जाएगा, बड़ा एन का फिर बड़ा ले लो आप, यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू बटे बड़ा एम ले लो, बात तो वही है, यहाँ पे बड़े से शो कर दिया। ये विलय का हो गया तो ये विलायक का हो गया, ठीक है, विलायक की मात्रा बटे विलायक का भार। तो जब ये मान यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू अपॉन छोटा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम प्लस बड़ा डब्ल्यू अपॉन बड़ा एम, ठीक है। तो जो करता है उसको आप इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको,
पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्लू एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। ध्यान दें, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लाइट चली गई। आपको मैं बोल के दिखा रहा हूं। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो ये जो समीकरण, इस समीकरण से अपन सभी मात्राएं ज्ञात होने पर विलायक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना कभी क्लास में।